जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है 10th क्लास में पहला चैप्टर चल रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसमें हम लोग जो है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति तक देख लिए थे। अब यहाँ से मेन हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्या है, बहुत ही इंटरेस्ट जो है फेज चालू होने वाला है, जो कि आप इसमें एक अलग लेवल से जो है चलते हैं तो आपको इटली एकीकरण जो है पूरे अच्छे तरीके से, पूरे बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब 1815 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था वियना सम्मेलन। 1815 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम क्या था, वियना सम्मेलन। उसका अगुवाई कौन किया था? उसका अगुवाई जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। अब यही तो आपको ध्यान देना है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब मेन आपको जो है इम्पोर्टेंट फेज जो है 1815 में जब वियना कांग्रेस हुआ तो उसमें मेटरनिख अगुवाई कर रहा था, और उसने इटली को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? जल्दी से बताइए, कितने भागों में बांटा? कितने भागों में? 7 भागों में। 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। तो अब यहां से हम लोगों को ध्यान देना है, 1815 में इटली को कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में। ये क्या है? इटली है। ये जो है पिडमाउंट है, यहाँ पर सार्डिनिया है, नीस है, सिवाय है। ये देखिएगा तो कौन सा है? पिडमाउंट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, और फिर यहाँ पर ये देखिएगा तो वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्करी, ये जो है पोप, ये सिसिली, और ये नेपल्स, और ये सिसिली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ का जो मेन राजा थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, इन्होंने क्या कहा कि हमारा पूरा इटली लौटा दो। अब चूंकि मेटरनिख का उस वक्त जो है दबदबा था 1815 से लेकर के 1848 तक, तो मेटरनिख क्या बोला कि नहीं, हम आपको पूरा इटली नहीं देंगे, बस आपको ये पिडमाउंट और सार्डिनिया ये 2 दे देंगे, और छोटे छोटे राज्य, एक नीस और एक सिवाई, ये 4 को आपको दे देंगे। और दिया भी। उन्होंने जब इसका पूछा कि आप हमको पूरा क्यों नहीं दोगे, तो मेटरनिख बोला कि जो हम 1815 में वियना सम्मेलन कराए थे उसमें बहुत खर्चा हुआ, तुम उसमें काहे नहीं आए? इसीलिए, चूंकि मेटरनिख कह रहा है कि इस पर पूरा पर तो नेपोलियन बोनापार्ट का कब्जा था, उसको जो है यानी इस इटली को जो है उसने 3 भागों में बांट दिया था। लड़ाई उड़ाई करके हम जो है नेपोलियन बोनापार्ट को भगाएं, और आप कहिए कि हमको हमारा इटली लौटा दो। लड़ाई करके लिए हम, और आप कह रहे हैं कि हमारा पूरा इटली ही लौटा दो। इसीलिए चुपचाप इतना लीजिए, बस उतना में रहिए। अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार्ल्स एल्बर्ट, जो यहाँ के राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट, उनको सिर्फ जो है यह क्षेत्र मिला हुआ है, बस एक ठो कोना, जबकि उनका पूरा इटली है। तो अब ये करे तो करे क्या? इटली के एकीकरण का कोई प्रयास नहीं किया,
लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम था मेजनी, उन्होंने कहा कि हम इटली का एकीकरण का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले किसी ने इटली के एकीकरण का प्रयास किया तो वह एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? अरे क्या नाम था? याद रखिए, क्या नाम था? मेजनी, जोसेफ मेजनी। और यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट के समय वहाँ पे जो है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट के सिद्धांतों के आधार पर एक जो है गुप्त संगठन चल रहा था जिसका नाम क्या था? कार्बोनरी। उसी कार्बोनरी संगठन का नेपोलियन बोनापार्ट के जो सिद्धांतों पर जो संगठन चल रहा था, उसी कार्बोनरी संगठन का मेजनी जो है सदस्य बन गया। चूंकि कार्बोनरी संगठन का, कार्बोनरी दल का एक ही मानना था कि हाँ, लोगों की सहमति से जो है किसी राष्ट्र का विकास होना चाहिए। अगर किसी देश के साथ अन्याय होता है तो उसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए और लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, सही और स्पष्ट तरीके से न्याय होना चाहिए। कोई राजा गलत कर रहा है तो उसको जो है मनमानी करने से रोकना चाहिए। इसी को जो है बढ़ावा, मतलब इसी को जो है इन सभी पर कौन शिकंजा कसता था? वही कार्बोनरी दल। और वह एक गुप्त दल था। चूंकि वह गुप्त दल इसलिए क्योंकि वह सामने नहीं, अंदर ही अंदर काम चलता था उसमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब चार्ल्स एल्बर्ट को लगा कि पूरा इटली का एकीकरण होना चाहिए, मेजनी जो है पहली बार इटली के एकीकरण के बारे में सोच रहा है। मेजनी, अब मेजनी चूंकि आदर्शवादी व्यक्ति है, वह जो है गणतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं। दैट मीन्स लोकतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये कि हाँ, वोट के द्वारा किसी राजा को ला करके देश का मालिक यानी कि शासक बनाया जाएगा। और चार्ल्स एल्बर्ट एक राजा है जो कि राजतंत्र में विश्वास रखते हैं, राजतंत्र में विश्वास रखते हैं। चार्ल्स एल्बर्ट क्या है? एक राजा है जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। चलिए, ठीक है बेटे। तो मेजनी जो है गणतंत्र में विश्वास रखने वाला आदर्शवादी व्यक्ति है, साहित्यकार भी है साथ ही साथ, और एक योग्य सेनापति भी था। लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट जो है ये तो राजा है, राजा ने यानी कि ये जब भी बात करेंगे तो राजतंत्र की बात करेंगे। और मेजनी जो है इटली का एकीकरण का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह जो है गणतंत्र का समर्थन है, गणतंत्र का समर्थक है, गणतंत्र का समर्थक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब कभी भी इटली के एकीकरण के बारे में मेजनी जो है प्रयास करता था, जब जब जो है इटली के तरफ जो है आता था और गणतंत्र की बात करता था, लोगों को जुटाता था, तब तब जो है चार्ल्स एल्बर्ट उसको मार करके भगाता था कि राजतंत्र होगा, ये गणतंत्र गणतंत्र क्यों करता है? तो इटली के एकीकरण का प्रयास कौन कर रहा है? मेजनी। लेकिन फिर भी जो है चार्ल्स एल्बर्ट जो है उसको करने नहीं दे रहा है, क्योंकि मेजनी जो है गणतंत्र में विश्वास रखने वाला और राजा जो है राजतंत्र की। तो अब यही जो है इनका जो है विचार नहीं मिल रहा है। बार बार प्रयास किया मेजनी और फिर जो है बार बार हार करके चला गया। लेकिन फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, और ये आपको मालूम है कि जब कभी भी फ्रांस को खांसी होती है, सर्दी जुकाम होती है, तो बाकी सभी के सभी यूरोप वाले जो है खांसते हैं, छींकते हैं। जब जब फ्रांस को सर्दी होगा तब जो है बाकी यूरोप वाले छींकेंगे। तो जब 1830 में, जुलाई 1830 की जब क्रांति हुई, तो उसमें फ्रांस में चार्ल्स दशम और पोलिगनेक जो है गद्दी छोड़ करके कहाँ भागे थे? इंग्लैंड भागे थे। तब जो है फिर इसको हिम्मत आया कि आहा, ये देखिए फ्रांस में जो है राजा को हरा करके जनता जीत गई है, तो इसको लगा एक बार और प्रयास करना चाहिए। तो 1831 में जो है मेजनी जो है एक संगठन बनाता है जिसका नाम है
यंग इटली, और उसमें जो है नौजवानों को भर करके लाता है और कहता है चलो इटली का एकीकरण होगा, हो करके रहेगा चाहे जो कुछ हो जाए। लेकिन फिर आया, हार गया। फिर उसके अंदर जो है 1833 में उसने एक और संगठन जिसका नाम है 1833-34, ठीक है, उसने एक और संगठन बनाया जिसका नाम क्या पड़ा, बोला कि खाली इटली के नौजवान से नहीं होगा, अब जो है पूरा का पूरा यूरोप के नौजवान आने चाहिए। और 1833 में उसने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया और जो है इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हार गया। अब जो है यह हार करके चला गया। अब लगा इसको कि अब इटली का एकीकरण नहीं होगा। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, फ्रांस में एक और क्रांति होती है 1848 में। 1848 में एक और क्रांति होती है और उस क्रांति से परमानेंट जो है फ्रांस में राजतंत्र ही समाप्त हो गया। गणतंत्र की बात हुई कि अब जो है गणतंत्र होगा और उसी में जो है नेपोलियन तृतीय क्या बने, राजा बन गए। जब 1848 के क्रांति के तहत जो है लोग फ्रांस में जो है राजतंत्र समाप्त हो गया, तब जो है फिर मेजनी को लगा कि ना एक बार और आखिरी बार प्रयास करना चाहिए, तो उसने 1848 में फिर से प्रयास किया और 1848 में फिर उसने इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन फिर हार गया। इसके बहुत सारे आदमी मार दिए गए। अब इसको जो है परमानेंट इटली छोड़ करके जाना ही पड़ा। फिर उसने कभी इटली के एकीकरण का प्रयास नहीं किया। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1852 की बात है। 1852 में जब चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो गई तो एक नए राजा बने जिनका नाम क्या था, विक्टर इमैनुअल, और उन्होंने कहा कि इटली के एकीकरण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये है आपको सार्डिनिया, ये है पीडमाउंट, ये पीडमाउंट है, ठीक है, ये क्या है, सार्डिनिया। ये सार्डिनिया है, ये है पीडमाउंट, पीडमाउंट, ये है लोम्बार्डी, और ये है वेनेशिया, ठीक है, ये है आपको परमा, ये है मोडेना, और ये है टस्करी। और यहाँ पर ये देखिएगा तो ये पोप, ये है नेपल्स, और ये है सिसिली। ये जो है जब आप देखिएगा तो पीडमाउंट सार्डिनिया, ये छोटे छोटे एक नीस एक सिवाय, पीडमाउंट सार्डिनिया यह जो है एक हिस्सा चार्ल्स एल्बर्ट लिए हुए थे। लोम्बार्डी और वेनेशिया यह ऑस्ट्रिया लिया था। परमा, मोडेना, टस्करी, समझ गए, परमा, मोडेना, टस्करी, तो ये हो गया एक, ये मिला करके दो, परमा एक अलग, तीन, एक 4, एक 5, पोप एक 6, और ये जो है बुर्बो वंश को दिया गया था, ये 7 हो गए। 7 जो आपको बताया ना, इटली को 7 भागों में जो बड़े बड़े राज्यों में बांटा गया था। अब यहाँ पर देखिए 1852 में जब चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो गई तो एक नए राजा बने जिनका नाम क्या था, विक्टर इमैनुअल। क्या, विक्टर इमैनुअल। तो उन्होंने कहा कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। तो वह एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जो कि संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थक हो, संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थक हो, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक हो। संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र तो रहे लेकिन संविधान वाला। कैसा, संविधान वाला। तो एक संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक वाले व्यक्ति को खोज रहा था और उसको मिल गया कौन, काउंट कापूर। कौन मिल गया, काउंट कापूर। और काउंट कापूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, विक्टर इमैनुअल जो है छल बल कल सबसे भरा हुआ था,
साथ ही साथ वह एक कूटनीतिज्ञ था, व्यवहारिक आदमी था, और उसको जब पता चला कि इटली का एकीकरण करना है तो उसने दिमाग लगाया कि हमारे ही हिस्से पर ये पोप का कब्जा है, ये देखिएगा तो ऑस्ट्रिया का कब्जा है, नीचे बुर्बो वंश का कब्जा है, जबकि हम जब काउंट काबूर को पता चला कि इटली का एकीकरण करना है और इटली का ही यह जो क्षेत्र है, इटली का अपना ही क्षेत्र है, अपना ही ये जो है देखिएगा तो जगह है जिस पर जो है ऑस्ट्रिया कब्जा किया है, पोप का कब्जा है, नीचे जो जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है बुर्बो वंश का कब्जा है, पार्मा मोडेना टस्कर, ये जो है हैबसबर्ग के अलग अलग युवराज हैं, यानी ऑस्ट्रिया के हैबसबर्ग के अलग अलग युवराज हैं, इनका कब्जा है। तो इसने दिमाग लगाया कि कैसे जो है इटली का एकीकरण होगा, क्योंकि हमारा जमीन है और हमारे ही जमीन पर दूसरा कोई कब्जा किया हुआ है। मेजनी तो प्रयास किया, लेकिन वह आदर्शवादी व्यक्ति था, वह समस्याओं को, परिस्थितियों को उतना नहीं समझता था, ऐसे ही हमला बोल देता था, इसीलिए बार बार जो है हार जाता था। लेकिन ये सोच रहे हैं काउंट काबूर की अब जो है इटली का एकीकरण ये बहुत चैलेंजिंग है, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इस इटली का एकीकरण कैसे होगा। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, ऑस्ट्रिया का जब कब्जा है तो एक काम करते हैं, ऑस्ट्रिया से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन है, तो उस समय इनको पता चला कि फ्रांस है। तो उन्होंने कहा कि गुड, अब जो है हम फ्रांस के साथ जो है दोस्ती कर लेंगे और हम नहीं लड़ेंगे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया को ही भिड़वा देंगे और हम ऐसे साइड से रहेंगे। इसी को कहा जाता है कूटनीतिज्ञ। तो काउंट काबूर जो है एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है, वह व्यवहारिक है कि नहीं। तो अब इन्होंने 1853-54 की बात है, 1853-54 की बात है, याद रखिएगा 1853-54 की बात है कि एक क्रीमिया का युद्ध। अब सोचिए कि काउंट काबूर फ्रांस से दोस्ती करने के लिए सोच रहे हैं या किसी बड़े शक्तिशाली देश के साथ दोस्ती करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा शक्तिशाली देश किसी छोटे देश से क्यों दोस्ती करेगा, ये भी समझने की बात है। तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि 1853-54 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या था, क्रीमिया का युद्ध। अब क्रीमिया का युद्ध जो है फ्रांस और किसके बीच, रूस के बीच हो रहा है, फ्रांस और रूस के बीच हो रहा है, फ्रांस और रूस के बीच हो रहा है। क्योंकि अब वहां पर ये था ना, ये युद्ध क्यों हुआ, तो देखिए तुर्की जो था, तुर्की में दो प्रकार के ईसाई धर्म वाले थे, वहां पर जो है दो अलग अलग तरह के, एक थे क्या प्रोटेस्टेंट और दूसरा क्या थे, कैथोलिक। तो कैथोलिक का जो था उस पर जो है देख रेख यानी निगरानी का काम कौन करता था, फ्रांस, और प्रोटेस्टेंट पर जो है निगरानी का काम कौन करता था, रूस। लेकिन जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई तो अपना सारा का सारा सेना जो है कैथोलिक वालों का जो निगरानी करवाता था फ्रांस, उसने अपना सेना बुलवा लिया, बोला कि मेरे ही देश में जब फ्रांसीसी यानी 1789 की इतनी बड़ी जो है क्रांति हो रही है, तो उसने क्या किया, कैथोलिक वालों के रक्षक से वहां पर अपना जो सेना लगाया था उसको बुलवा लिया। तो उस पर जो है तुर्की देखा कि खाली है, तो उसने बोला कि ये काम कीजिए रूस वाले, आप ही इनको देखिए, जैसे ये फ्रांस है, ये तुर्की है, और यहाँ पर ये देखिएगा तो रूस है। तो यहाँ पर दो जो है ईसाई धर्म के, एक क्या थे, कैथोलिक, और एक थे प्रोटेस्टेंट। तो इन पर जो है निगरानी रखने का काम रूस करता था और इस पर जो है निगरानी रखता था फ्रांस, ठीक है।
लेकिन जब फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई तो यहाँ से इसने अपना सारा का सारा सेना बुलवा लिया, और जब सेना बुलवा लिया तो तुर्की देखा खाली है तो उसने रूस को बोला कि ये काम कीजिए, इसको भी आप ही देखिए। तो इसने देखने लगा। लेकिन जब जो है 1848 में क्रांति हुई थी, 1848 में जब नेपोलियन तृतीय राजा बने थे तो इनको किसी ने बताया कि देखिए कि कैथोलिक पर जो है पहले फ्रांस का कब्जा था, मतलब कैथोलिक वाले का देख रेख कौन करते थे, फ्रांस वाले करते थे। आज उस पर जो है रूस का जो है अपना दबदबा बन गया है। तो इसने कहा कि ये इसको मार करके हटाएंगे, है कि नहीं। तो तुर्की से पूछा फ्रांस कि बताओ ये किसकी गलती है। तो तुर्की ने कहा कि रूस आप जो है ये कैथोलिक है, फ्रांस ये कैथोलिक जो है ये फ्रांस वालों का है, ये काम कीजिए आप यहाँ से अपना सेना खींच लिए। तत्काल में हम आपको बोल दिए थे देख रेख करने के लिए। तो रूस बोला तू ऐसा हमारे साथ किया क्यों, उसने लगा तुर्की को मारने। अब फ्रांस देखा बोला ये तुर्की रूस से हमरे लिए लड़ने गया है, यही पिटा रहा है। तो फ्रांस ने लगा किसको मारने, रूस को मारने लगा। तो बताइए रूस और फ्रांस में एक युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इसी युद्ध को जो है क्रीमिया का युद्ध कहा गया, जो कि 1853-54 की बात है। अब जब फ्रांस और रूस के बीच क्रीमिया का युद्ध चल रहा है, 1853-54 में जो है क्रीमिया का युद्ध चल रहा है, तो इसको देख रहा है कौन, अरे कौन देख रहा है, याद है ना, काउंट काबूर। उसने जो है फौरन 50,000 सेना जो है किसके हेल्प के लिए, हाँ फ्रांस की हेल्प के लिए भेज दिया चिट्ठी लिख करके। और चिट्ठी में क्या लिखा था कि आप नेपोलियन तृतीय को चिट्ठी में क्या लिखा था कि आप हमें नहीं जानते हैं, हम आपके मित्र हैं, और मित्र की पहचान जो है युद्ध में ही होती है। ये क्या बोलते हैं, मतलब कि संकट में ही पहचाना जाता है। युद्ध का जो संकट है उसी में जो है मित्र को पहचाना जाता है। और 50,000 सेना जो है एक चिट्ठी लिख करके फ्रांस के हेल्प में कौन भेज दिया, काउंट काबूर ने भेज दिया। और जब काउंट काबूर जो है भेज दिया तो 50,000 सेना पा करके फ्रांस उसका मियाज खुश हो गया और बोला गुड, ये हमारा मित्र है। और इसने इतना ही नहीं लिखा, काउंट काबूर ने लिखा कि चिंता मत कीजिए, अगर आपको लगेगा कि आप युद्ध हार रहे हैं और सेना की जरूरत पड़ेगी और हथियार का जरूरत पड़ेगा तो हम आपके सपोर्ट में हैं। तब जो है इसने जो है लड़ाई लड़ा और फ्रांस और रूस के बीच जो क्रीमिया का युद्ध चल रहा था उसमें जो है फ्रांस जीत गया। जब फ्रांस जीत गया ना तो किसको बुलाता है, हाँ जब फ्रांस जीत गया, जब नेपोलियन तृतीय जीत गए तो फ्रांस में बुलाते हैं काउंट काबूर को। और जब वहां पर बुलाते हैं तो इनका स्वागत करते हैं, और जब स्वागत करते हैं तो इनके साथ फोटो सोटो होता है, यानी कि काउंट काबूर का फोटो अब जो है सबसे शक्तिशाली देश उस समय फ्रांस के राजा के साथ खिंचा रहा है, नेपोलियन तृतीय के साथ फोटो खिंचा रहा है। अब जो है काउंट काबूर का पूरा हिम्मत बढ़ गया, पूरा का पूरा हिम्मत बढ़ गया। अब वह किसी से क्यों डरेंगे, सोचिए काउंट काबूर क्यों डरेंगे, काउंट काबूर क्यों डरेंगे। और जब जो है काउंट काबूर ये फ्रांस जब गए नेपोलियन तृतीय के पास तो उन्होंने कहा कि देखिए ना महाराज एक समस्या है। तो फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय बोले, नेपोलियन तृतीय कि बोलिए आपकी क्या समस्या है, आप तो हमारा क्रीमिया का युद्ध में बहुत बड़ा साथ दिए हैं, उस योगदान को हम नहीं भुलाएंगे। आपकी जो विकट आपकी जो समस्या है आप हमसे बताइए, हम आपका हेल्प करेंगे। तो काउंट काबूर ने कहा हम चाहते हैं इटली का एकीकरण हो। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा इटली हम लोगों का है, ये ऑस्ट्रिया लिया हुआ है, ऑस्ट्रिया ही ये जो है अपने ही वंश के अलग अलग युवराज को दे दिया है। यहाँ पर पोप का कब्जा है और इसको जो है बुर्बो वंश को दे दिया है, जबकि पूरा का पूरा इटली हमारा ही है। तो जब वहां से नेपोलियन तृतीय यह दिलासा दिलाए कि जाइए आप जो है आपको जब कभी भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपको सहयोग का जरूरत पड़ेगा तो आप हमको याद कीजिएगा, हम आपका पूरा साथ देंगे। अब जब उधर से काउंट काबूर आए
तो एकदम जो है एकदम ललकार रहे हैं, यानी डर नहीं रहे हैं, एकदम इधर गोली वोली भी चलवा देते हैं इस साइड में लोम्बार्डी वेनेसिया में। तो चुपचाप ऑस्ट्रिया चुपचाप क्या है, एकदम देख रहा है। इधर का कुछ लोग मर भी जाते हैं ऑस्ट्रिया के, लोम्बार्डी वेनेसिया के, यानी ऑस्ट्रिया के ही कब्जा में थे। तो ऑस्ट्रिया चुपचाप देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। काहे है? क्योंकि जानता है कि इस काउंट काबूर का कनेक्शन, इस काउंट काबूर का फोटो किसके साथ खिंचाया है? फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के साथ, जो कि उस समय फ्रांस जो है सबसे शक्तिशाली देश था, यूरोप में जो है सबसे शक्तिशाली देश था। तभी तो अपना सेना जो है यहाँ पर कैथोलिकों के देखरेख में दिया था, यहाँ पर पोप की सुरक्षा में लगाया था, है कि नहीं। फ्रांस शक्तिशाली देश था, लेकिन यह कितना दिन सहेगा, यह जो है कितना दिन सहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर बार जो है काउंट काबूर अब दब करके क्यों रहेंगे? काउंट काबूर एकदम जो है गोली वोली करा देते हैं, चलवा देते हैं, ऐसे जो है धमकाते रहते हैं। लेकिन यह जो है इस बात को कब तक सहेगा? अंततः जो है 1859 में जो है ऑस्ट्रिया जो है काउंट काबूर के साथ भिड़ गया, और काउंट काबूर के साथ और ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच जब लड़ाई होने लगी तो काउंट काबूर बोल रहे हैं, देखिए महाराज, किनको? फ्रांस को बुला रहा है, यानी कि नेपोलियन तृतीय से बोल रहा है, फ्रांस से बोल रहा है कि देखिए हमको जो है ऑस्ट्रिया मारने आया है, ऑस्ट्रिया मारने आया है, आप हमारा सहयोग कीजिए। तब जो है फ्रांस कहता है सहयोग एकदम हम आपका भरपूर करेंगे। उसने जो है लगा ऑस्ट्रिया को मारने। अब ऑस्ट्रिया देखा कि जा तो फ्रांस हमको मार रहा है, इसका लोम्बार्डी भी चला गया था, लोम्बार्डी जो कि ऑस्ट्रिया का था ये छीना गया था। अब जो है वेनेसिया छीनाने वाला था, तो जाकर के ऑस्ट्रिया कह रहा है फ्रांस से, अरे महाराज आप हमको काहे मार रहे हैं, आपसे हमको कोई दुश्मनी थोड़े है, इस युद्ध को बंद कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ, लोम्बार्डी जो है ये काउंट काबूर ले लिए हैं, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर युद्ध को रुकवा दीजिए। तो इन्होंने फ्रांस किनको किनको बुलाया, किनको किनको याद रखिएगा, किनको किनको बुलाया? काउंट काबूर को और ऑस्ट्रिया दोनों को बुलाया और बोला कि एक काम करो, एक काउंट काबूर को बोले, यानी फ्रांस किसको बोला? काउंट काबूर को बोला कि एक जो है आप लोम्बार्डी रख लीजिए, वेनेसिया रहने दीजिए, ऑस्ट्रिया को रहने दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से काउंट काबूर बोला कि ठीक ही है, और लोम्बार्डी को अपना रख लिया। अपना जो है ये पहले से किनका था? काउंट काबूर का था, यानी विक्टर इमैनुअल का था, और यह जो है ये भी उन्हीं का था, काउंट काबूर का। अब यहाँ पर जब लड़ाई हुई 1859 में, तो इसको भी उन्होंने जीत लिया, काउंट काबूर ने जीत लिया। तो इतना देख रहे हैं, और ये पहले से नहीं, सिवाय ये तो फ्रांस के सहयोग करने के कारण जो है उनको फ्रांस को दे दिया गया। लेकिन काउंट काबूर कह रहे हैं ठीक है, ये हम लोम्बार्डी ले लिए, वेनेसिया हटाइए, जाने दीजिए, हम ऑस्ट्रिया को दे दिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया अपने ही वंश के, अपने ही हैबसबर्ग के अलग अलग युवराज को परमा मोडेना तस्करी दिया है, इसका क्या करें? हम चाह रहे हैं इसको जो है ले ले। तो फ्रांस बोला देख लो, अपना वहाँ पर जनमत संग्रह करा लो, वहाँ की जनता यदि राजी है तो ले लो। तो एक बात बताइए, जब वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ तो कौन देश जो है वहाँ के अपने ही देश में मिलना नहीं चाहेगा? वो तो मिलना ही चाहेंगे, वहाँ की जनता राजी थी। तो इसको जो है थूर पटक ठेठा करके किसने? काउंट काबूर ने मिला लिया इटली में। कहाँ मिला लिया? इटली में। तो अब आप देख रहे हैं कि इतना इटली का एकीकरण हो गया है, इतना इटली का एकीकरण हो गया है। अब चूंकि इटली का एकीकरण हो रहा था, तो एक बहुत ही शानदार व्यक्ति, जिनका नाम है, एक बहुत ही शानदार व्यक्ति, एक त्यागी व्यक्ति जिनका नाम है गैरिबाल्डी, वह जो है नाव चलाते हैं, और नाव चलाते हैं, उन्होंने देखा कि इटली का एकीकरण हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इटली के एकीकरण में हमारा सहयोग जरूरी है, यानी हमें सहयोग करना चाहिए। तो गैरिबाल्डी जो है 1000 लोगों का सेना बना करके, लाल कुर्ती नामक सेना बना करके एकदम इटली के एकीकरण के लिए चल दिए हैं।
अब चल दिए हैं, कल तक पहुंचेंगे, यानी कल यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, समझ गए ना। तो गैरिबाल्डी भी जो है इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं, और इस तरीके से जब आप देखिएगा तो इटली का एकीकरण हो जाता है। तो अभी हम लोग देखें इटली का एकीकरण इतना हो गया है, समझ गए ना। अब यहाँ से कल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में डेली सुबह में 6 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।